हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ग्रांट वेलकम है। तो साथियों, काफी दिनों के बाद फिर से हम लोग क्लासेस में आ गए ना। अभी तक आपको इंफॉर्मेशन दिया जा रहा था, लेकिन अब हम लोग फिर से क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। क्लासेस को स्टार्ट करेंगे और क्लासेस में जो कि हमारा अभी टारगेट होगा, मिशन होगा जून 2026 का यूजीसी नेट का एग्जाम, जिसमें हमारा बैच चल रहा मिशन जेआरएफ। तो मिशन जेआरएफ से आज से आप जुड़ सकते हैं और आज से आपको एवरीडे टिल एग्जाम तक दोपहर में वीडियो मिल जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का। अगर आपका टारगेट जून 2026 यूजीसी नेट के एग्जाम को जेआरएफ के साथ क्रैक करना है तो आज ही हमारे साथ जुड़ जाएं। अब क्लासेस लगातार चलेगी। और एक बात, ये जो अभी चल रहा है ना कि एग्जाम होगा नहीं होगा, उस पर नहीं पड़ना भाई। एग्जाम होना तय है। एक दिन 2 दिन आगे बढ़ जाए, सप्ताह भर आगे बढ़ जाए, ठीक है, वो हो सकता है, लेकिन एग्जाम तो होना ही होना है। तो क्यों हम इन चीजों पे पढ़ें। आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, लगातार आज से क्लासेस चलेगी और बिल्कुल ये क्रैश कोर्स टाइप का आपका कोर्स को कंप्लीट करा देंगे। तो पेन 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। चलिए, ये पहला क्लास है हमारा जून 2026 के लिए। तो आज सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेबस को पूरा मैप करेंगे, किस प्रकार हमें तैयारी करनी है और किन चीजों पे फोकस करना है, क्योंकि हमारा टारगेट रहता है कि कैसे हम कम पढ़कर ज्यादा नंबर लाएं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। आप जो क्लासेस होगी ना, आप देख लीजिएगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, जिस प्रकार जेट का हमने क्लासेस किया, बिल्कुल इजी रहेगा। वर्ड जो है, वर्ड हमारा सिलेक्शन रहता है, वर्ड जो है ना बिल्कुल इजी, कि सब हर किसी को समझ में आए। आपका साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई दिक्कत नहीं, हर किसी को समझ में आएगा, इस प्रकार रहेगा। तो चलिए, पहला पेपर होता है जनरल पेपर, ठीक है, जहां पे हम लोग टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में जानते हैं। तो पेपर 1 का सिलेबस को आज हम लोग पूरा कर सकते हैं कि उसका पूरा सर्जरी करेंगे ना, सर्जरी करेंगे, ताकि कहां से हमें क्वेश्चंस को पकड़ना है, किस प्रकार क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं और कम समय में तैयारी कैसे कीजिएगा। तो चलिए सिलेबस को देखते हैं, ठीक है। ये पेपर 1 का सिलेबस है, इसका यहाँ पर क्या दिया है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको सिलेबस में क्यों डाला, ये चीज यहाँ बताया गया है। इसके बाद यहाँ से सिलेबस स्टार्ट होता है। जो पेपर 1 का सिलेबस है ना, वो 10 यूनिट में डिवाइड है। ये 10 यूनिट है, ठीक है। यूनिट 1 पहला यूनिट ये है, यूनिट 1। इसी प्रकार यूनिट 10 तक हम लोग जाएंगे। यूनिट 1 आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसको करना है, ये यूनिट अच्छे से करना है। स्कोरिंग है, बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये टॉपिक आता है, टॉपिक है, बहुत अच्छा यूनिट है, जहां से आप प्रश्न ज्यादा ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। पहला देखिए कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेगी जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, थिंकिंग कैपेसिटी है, उससे आप आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। अगर हम पढ़ा भी दिए, आपको याद नहीं भी है ना, तो भी आप अगर सोचेंगे ना, तो कुछ चीजों को पॉइंट आउट करके, अलग करके, बिल्कुल बिना पढ़े भी यहाँ पर बहुत सारे आंसर आप सही कर सकते हैं, ठीक है। आपको खुद को एक टीचर की जगह रखना है, ठीक है। और कभी अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, आपको स्टूडेंट की जगह रखकर सोचना है, वो आपका सेल्फ डिसीजन जो होगा ना, बिल्कुल यहाँ सही आंसर की ओर पहुंच जाइएगा। ये भी कभी कभी होता है। तो वैसे जितनी क्लासेस हो जाएगी, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो पहला यहाँ पे हमको टीचिंग क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, लेवल और टीचिंग, जहां पर हम लोग 3 लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे। 3 लेवल होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिंग लेवल, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद क्या क्या कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट। इसके बाद लर्नर्स में क्या विशेषता होनी चाहिए, जो शिक्षार्थी है, जो विद्यार्थी है, उसके अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए, एक अच्छा कर सकते हैं उनका आउटकम के लिए, अच्छा लर्निंग के लिए क्या क्या लर्नर्स में विशेषता होनी चाहिए, ठीक है। उसमें भी एडोलसेंट में क्या होना चाहिए और फिर एडल्ट में क्या होना चाहिए, ठीक है। युवा में क्या होना चाहिए, किशोर में क्या होना चाहिए, इसको देखेंगे, ठीक है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, टीचिंग को कौन कौन सा फैक्टर्स इफेक्ट करता है, इसमें टीचर्स के दृष्टिकोण से, लर्नर के दृष्टिकोण से, सपोर्ट मटेरियल के दृष्टिकोण से, इसको इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज जो है उसके दृष्टिकोण से, अलग अलग दृष्टिकोण से हम लोग फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, हायर लर्निंग में टीचिंग का क्या क्या मेथड्स होते हैं,
क्या तरीके होते हैं उसको देखेंगे। फिर ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, जहां पे हम जैसे स्वयं और स्वयं प्रभा और मुक्स, इन सब के बारे में जानेंगे। ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड को, हालांकि हम लोग आईसीटी में पढ़ेंगे, यहाँ पे बस उसको ये ऑनलाइन में इसका एग्जाम्पल के रूप में इसको यूज करेंगे। ठीक है, जब हम लोग आईसीटी पढ़ेंगे जो आपका आगे का यूनिट में है, उसमें हम लोग स्वयं, स्वयं प्रभा, मुक्स, इन सब का डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 1 का सिलेबस हम लोग देख रहे हैं, और यूनिट 1 में और कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग देखना पड़ेगा। पहला अभी इसके बारे में टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, टीचिंग को का जो सपोर्ट सिस्टम है क्या क्या होना चाहिए, ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम क्या होता था, मॉडर्न में क्या है, और अब आईसीटी बेस्ड में क्या क्या हो गया है, इसको देखेंगे। एवोल्यूशन सिस्टम्स एंड इट्स टाइप देखेंगे, इसमें से कौन सा एवोल्यूशन सिस्टम अच्छा है उसको देखेंगे। फिर इनोवेशन क्या क्या हुआ है एवोल्यूशन में, नए नए तरीके का एवोल्यूशन हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है, उसको देखेंगे। ठीक है, मूल्यांकन को देख लेना है। अब हम लोग दूसरा यूनिट पे चलते हैं जो कि आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। ये दोनों ही चैप्टर बहुत ही शानदार है, स्कोरिंग पेपर है, यहाँ से आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड से भी बहुत सारी चीजें होगी, हालांकि बेसिक हम यहाँ पर आपको कराएंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड पर भी निर्भर करती है। अगर आपको जो पढ़ा आप भूल भी गए ना, तो जो हमने 2 चीज आपको बताया है कि टीचर के दृष्टिकोण से कभी आपको टीचर के जगह में खुद को पुट अप कर देना है, कभी एज ए स्टूडेंट आपको खुद पुट हो जाना है, और उसके बाद आप आंसर को एनालिसिस कीजिएगा। सोचिएगा, ज्यादा क्वेश्चन आंसर यहाँ एनालिसिस से ही रहता है, हालांकि जो थ्योरेटिकल है उसको तो हम लोग करा ही देंगे। देखिए, रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च क्या है, इसका मीनिंग, इसका टाइप, और इसके क्या कैरेक्टर होते हैं, इसके पॉजिटिव एंड सकारात्मक क्या अप्रोच है। एक रिसर्च के लिए सकारात्मक अप्रोच क्या हमारा होना चाहिए। अगला है मेथड ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च कितने तरह के होते हैं। ठीक है, उनके टाइप्स को देखेंगे। अब स्टेप ऑफ रिसर्च, अगर आप रिसर्च के लिए जाते हैं तो किस किस स्टेप से गुजरना होगा, उसको है ना सीरियली हमको कहां से पहला, फिर इसके बाद क्या करना है उसको देखेंगे। थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग क्या होता है, इसको कैसे लिखा है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, स्टाइल क्या होता है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, आईसीटी का क्या यूज होता है रिसर्च के क्षेत्र में, और फिर रिसर्च इथिक्स। ठीक है, इन सभी को हम लोग इसमें पढ़ेंगे यूनिट 2 में। यूनिट 3 कंप्रिहेंशन, और हम लोग कंप्रिहेंशन का जबरदस्त आपको ट्रिक बता देंगे। कंप्रिहेंशन में 5 में से 5 प्रश्न सही होगा, और यहाँ पर आपको टोटल 10 नंबर मिलेगा। कंप्रिहेंशन को बिल्कुल बढ़ाने का हम लोग ट्रिक समझ लेंगे। कोई जरूरी नहीं कि आपको पूरा इंग्लिश आना चाहिए, पूरा इंग्लिश का मीनिंग आना चाहिए कंप्रिहेंशन का, कोई जरूरी नहीं है। इंग्लिश में पढ़िए और उसको इंग्लिश में आंसर दीजिए। हिंदी मीडियम का बच्चा भी बिना समझे आंसर वो दे पाएगा। अंडरस्टैंड अगर नहीं भी करा ना, इंग्लिश को पढ़कर वो आंसर दे देगा। अगला यूनिट 4 है वो आपका कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ पे यूनिट 4 में हमें पढ़ना पड़ेगा। कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग्स होता है, इसके क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये सभी यहाँ पर देखेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगा, है ना, इसके लिए क्या क्या बैरियर्स है, जिसको अगर हटा दें तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, उसको देखना है। मास मीडिया एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, जहाँ पे सोशल मीडिया वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे, उसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट वगैरह जानेंगे। इसके बाद यूनिट 5 स्कोरिंग है, यहाँ पर भी आप 5 में से 5 सही करके यहाँ भी आप 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जिस यूनिट को हम 10-10 कर रहे हैं उसको देखिए, हमारा ट्रिक है, आपको कैसे ज्यादा नंबर आएगा वो हमारा ट्रिक है। मैथमेटिकल रीजनिंग, यहाँ पर इस प्रकार कुछ चीजों को हम लोग करेंगे ना कि आपका अगर मैथ नहीं भी पढ़ा आपने तो भी आप यहाँ अच्छा स्कोर करेंगे। मैथ में अगर आप क्या कह सकते नंबर बहुत कम आता है, आप मैथ से डरते हैं, तो भी कोई डरने वाली बात नहीं होगी। इस प्रकार की क्लासेस होगी। टाइप ऑफ रीजनिंग यहाँ पर, जिसमें आपका नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, है ना, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से जुड़ा, जहाँ फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, है ना, ये सब, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, परसेंटेज, इन सभी का, यानी कुल मिलाकर 10th लेवल का यहाँ पर मैथ। अगर आपका 10th लेवल तक हर कोई मैथ पढ़ा है, बस 10th लेवल का ही मैथ यहाँ पर उसी से जुड़ा हुआ सवाल रहता है, और बहुत इजी रहता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड रीजनिंग पूछेगा बैंकिंग की तरह। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ का टीचर नहीं बना रहा है, यहाँ पर आपको कोई क्लर्कियल काम करेंगे, आप प्रोफेसर बनिएगा। आपका सब्जेक्ट में अच्छा पकड़ हो, आप प्रोफेसर बनिएगा। बाद बाकी आपके थिंकिंग कैपेसिटी, एनालाइटिंग कैपेसिटी अच्छा होना चाहिए, इसीलिए टॉपिक डाला गया है। अब देखिए, ये थोड़ा बड़ा है, यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग में यहाँ पर कुछ बहुत सारी चीजें डाली गई है। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट,
आर्गुमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसको समझना है, अलग अलग कैटेगरी है उसमें, सभी कैटेगरी को हम लोग देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिएगा इसमें बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आएगा, पाई चार्ट से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके बाद इंडियन लॉजिक मीन्स ऑफ नॉलेज, इस बार जेट में भी यहाँ से प्रश्न आया था, परमाणांश कितने होते हैं, ठीक है, अलग अलग परमाणांश है, ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमाना, ठीक है। उसके बाद उपमाना, शब्दा, ये सभी जो आपके यहाँ पर इंडियन लॉजिक में जिसको मान्यता प्राप्त है उन सभी को अलग अलग हम लोग यहाँ पर देखेंगे। स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमाना, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में जानेंगे। यानी इंडियन लॉजिक को आपको यहाँ पर समझना है, इंडियन लॉजिक को। अब चलिए डीआई है, यूनिट 7 में हमारा क्या है, डीआई, यूनिट 7 में हमारा है डीआई, यानी आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सोर्सेस, इसका एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कैसे होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा किसको कहते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार होता है, जिसमें बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट एंड लाइन चार्ट, मैपिंग ऑफ डाटा, इससे हमको किस प्रकार कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा, शॉर्ट टाइम में कैसे निकालेंगे, इन सभी को आपको यहाँ पर करना है। इसके बाद यहाँ पे डाटा एंड गवर्नेंस, उसको भी पढ़ना है। इसके बाद यूनिट 8 पे, यूनिट 8 में आपका आईसीटी है, यहीं पर हम लोग मोक्ष संघ प्रभाग के बारे में डिटेल में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये है आपका आईसीटी, यूनिट 8 में हमारा क्या है, आईसीटी। आईसीटी भी अच्छा स्कोरिंग है, इंटरेस्टिंग भी, स्कोरिंग इंटरेस्टिंग और हर किसी को जानना चाहिए। अगर आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो भी, वैसे आज सिटीजन ऑफ इंडिया आपको जानकारी चाहिए, आपके जिंदगी में बहुत काम आता है। यहाँ पर भी आप अगर थोड़ा सा प्रयास करें ना, तो यहाँ पर भी 4 प्रश्नों को सही करने का आपका टारगेट होना ही चाहिए, 8 आपका स्कोर यहाँ से आ सकता है। इंटरेस्टिंग होता है आईसीटी। यहाँ पे जनरल जो शॉर्ट होता है, संक्षिप्त, उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इससे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। बेसिक ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में कौन कौन सा डिजिटल कदम अभी उठाया गया है सरकार के द्वारा, आईसीटी एंड गवर्नेंस को देखना पड़ेगा। ये आईसीटी से जुड़ा हुआ सिलेबस छोटा लगता है देखने में आईसीटी वाला, लेकिन सिलेबस बड़ा है, इसको अच्छे से करना है। और यूनिट 9 में हमारा है ईवीएस, ठीक है, ईवीएस पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, पूरा इसको बोलते हैं, शॉर्ट में ईवीएस हम बोलेंगे। यहाँ पे डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, यहाँ पे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ना है, जो कि कॉप के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस पार्टी जो होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है पर्यावरण को लेकर, वहां पर समय समय पे जो लक्ष्य तय किए गए थे, पहला मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स तय किया गया था, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तय किया गया, तो इन सब से जुड़ा हुआ प्रश्न आएगा। ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, इसको पढ़ना है। इसका इन्वायरमेंटल इश्यूज, यहाँ से प्रश्न आता है, क्या क्या इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ इशू है, लोकल है ना, रीजनल, ग्लोबल, जिसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, पोल्यूशन का टाइप्स, और इसका क्या प्रभाव होता है हमारे समाज पर, हमारे अर्थव्यवस्था पर, हमारे राजनीति पर, उसको देखना है। इसका इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, हमारे हेल्थ पे क्या प्रभाव होता है। इसके बाद यहाँ पढ़ना में नेचुरल एनर्जी सोर्सेस के बारे में, जहाँ पर सोलर सिस्टम से जो हमें एनर्जी मिलता है, विंड सिस्टम से मिलता है, सॉइल से मिलता है, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट, जो कि आपका नेचुरल एनर्जी के सोर्सेस है, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है नेचुरल हजार्ड्स, प्राकृतिक आपदाएं जो होती है उसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट है ना, उस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और इंडिया में जो एक्ट अभी हमारा है, कौन सा एक्ट है, 1986 का, 1986 का जो एक्ट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इसके बारे में जानेंगे। फिर अलग अलग जो प्रोटोकॉल हुए हैं ना, जिसको कॉप बोलते हैं, कॉप, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, इसी प्रकार क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल जो भी आपके एग्रीमेंट हुए हैं पर्यावरण से जुड़ा हुआ, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और सबसे लास्ट है, इंटरेस्टिंग है, यूनिट 10। देखिए यूनिट 9 का सिलेबस काफी बड़ा होता है, यहाँ अगर आप तैयारी बहुत अच्छा से करेंगे तब आप यहाँ पर भी कह सकते हैं, कम से कम आप 4 प्रश्नों को यहाँ भी सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि यहाँ पर हम 8 नंबर लाएं, कम से कम 4 प्रश्नों को सही करें। इसी प्रकार हायर एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या पढ़ना होगा उसको देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर
लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, यानी एंशिएंट इंडिया में क्या क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम था। इसके बाद एवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद हमें किस प्रकार इस क्षेत्र में आगे बढ़े, क्या क्या रिसर्च हुआ। नेक्स्ट, ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, हमारे यहाँ जो लर्निंग का से जुड़ा हुआ प्रोग्राम चलता है, लेटेस्ट है ना, करंट अपडेट तक का डाटा के साथ आपको यहाँ पढ़ना होगा। नेक्स्ट, प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको इंडियन पॉलिटी को पढ़ना होगा। और आपको बता दें सभी यूनिट से, जो 10 दिन हमने देखा, सभी यूनिट से 5-5 प्रश्न आएंगे। सभी यूनिट से कितने प्रश्न आएंगे? 5। और टोटल कितने यूनिट है? 10। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 50। ये 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी सभी यूनिट इक्वल इंपॉर्टेंट है, सभी यूनिट इक्वल इंपॉर्टेंट है। जो जिसका भी जीआरएफ होता है पूछिएगा उनसे, है ना, कितना पेपर 1 में था। पेपर 1 में वो 40 तक पहुंचेगा, ठीक है, 40 तक पहुंचेगा, मैक्सिमम 40 तक। आपका भी टारगेट ये होना चाहिए, ठीक है, 40 प्लस इस प्रकार लाए। तो यहाँ पे अगर कोई भी सेक्शन आपका कमजोर है, अगर एक यूनिट कमजोर भी है, एक यूनिट में लगता है कि ये हमको समझ नहीं आ रहा है, तो परेशान नहीं हो, दूसरे यूनिट से आप उसको कम बैक कर सकते हैं। अब देखिए सबसे अच्छा कौन कौन सा यूनिट, तो उसको देखेंगे। सबसे अच्छा कौन सा यूनिट है जहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं? तो सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड को कर लेना है, रिसर्च एप्टीट्यूड को अच्छे से कर लेना है, कंप्रीहेंशन में 10 नंबर आपको मिल जाएगा, तो 3। और ये कम्युनिकेशन को अगर हम डिसाइड रखते हैं तो 1 से लेकर 3 यूनिट तक पढ़ना बढ़िया से, मैथमेटिकल रीजनिंग 5 और 6 लॉजिकल रीजनिंग, इसको अच्छे से कीजिएगा, पूरा फुल का फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। अभी हमने कम्युनिकेशन को छोड़ दिए हैं, बहुत ज़्यादा उस पर नहीं गए। इसके बाद डीआई, यहाँ से भी फुल नंबर मिलेगा, यानी यहाँ से अगर आपको फुल नंबर मिल गया 5 क्वेश्चन का 10 नंबर, ठीक है, आपका मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग में 10-10, तो 30 नंबर आपका इधर से हो गया, 30 नंबर आ गया। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, वहां पर हम अगर 4-4 मानते हैं, 3-3 ही मानते हैं, 6 दूनी 12, तो 30 और इधर हो गया 12, 42 नंबर आ गया। 42 आईसीटी में आपका प्रयास कीजिए कि 4 क्वेश्चन सही हो, 8 50 हो गया, 50 यानी 25% अभी तक आपका सही हो गया है। यूनिट 9 में यहाँ पर आप रखिए 8 क्वेश्चन का टारगेट, 4 क्वेश्चन का टारगेट 8 नंबर, तो यहाँ पर भी 58 हो गया। और इसी प्रकार 4 नंबर आपका यहाँ से रखिए, 4 क्वेश्चन 8, 58 और 8 कितना हो गया? 58 और 8 आपका कितना हो गया? वो हो गया 66 यानी 33। और अगर यूनिट 5 यूनिट जो हम लोग छोड़े हुए हैं आपका कम्युनिकेशन को भी अगर आप ढंग से करते हैं तो 3 वहां से भी सही कर सकते हैं, यानी कुल मिला जुलाकर आप यहाँ 40 तक पहुंच सकते हैं। अगर एक यूनिट को भी छोड़ दे तो मान ले हम यहाँ पे क्या गिन रहे हैं, इन सब चीजों में हम ज्यादा कहें 3 प्रश्न सही होगा मेरा, लेकिन हम शुरू का स्टार्टिंग का यानी यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, और बाद बाकी फोकस किसको करना है? यूनिट 5, याद रखिएगा, यूनिट 1 यूनिट 2 और यूनिट 3 बहुत ज्यादा फोकस करना है। इसके बाद यूनिट 5 जी जान लगाना है, यूनिट 6 और यूनिट 7, 5 6 7, 3 और 3 6, ये 6 यूनिट से आपको कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे? 30 में से अगर आप 25 भी सही करते हैं तो आपका स्कोर 50 तक चला जाएगा, सिर्फ यही 6 यूनिट से। बाद बाकी 4 यूनिट में आपको और 20 क्वेश्चन है, 20 में से आप 10 भी सही करते हैं, ठीक है, 10 भी सही करते हैं तो फिर आपका वहां से 20 नंबर चला जाता है, ठीक है, 20 नंबर चला जाएगा। तो यानी एक अच्छा खासा आप 6 यूनिट से आप अगर आपका 30 दूनी 60 नंबर है, उधर आपका 10 होता है 70 नंबर है, तो ठीक है, आप टॉपर नहीं बनिएगा, लेकिन जीआरएफ में आप घुस जाइएगा अगर पेपर 1 थोड़ा सा भी आपका ठीक ठाक रहा तो, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस था, सिलेबस को समझे। कल से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक का वीडियो कल से लगातार मिलेगा एवरी डे आफ्टरनून में, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अब कल मिलते हैं एक नई क्लासेस की वीडियो। थैंक यू। और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा। अगर हाँ आपको नोट्स वगैरह भी चाहिए तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा ऐप है कौन? एग्जाम फाइटर नंबर 1। इस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ऐप का लिंक मिलेगा। ऐप का नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1, वहां आपको वीडियो प्लस नोट्स दोनों मिल जाएगा, ठीक है।
एक ही जगह वीडियो एंड नोट्स, एक ही जगह मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ आपको वीडियो मिलेगा, सिस्टमैटिक वीडियो यूट्यूब में थोड़ा नहीं भी मिल सकता, लेकिन वहाँ पे सिस्टमैटिक वीडियो मिलेगा ऐप पर, और सिस्टमैटिक तरीके से जस्ट वीडियो के बगल में आपको नोट्स मिल जाएगा। इसलिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बाद में हम लोग प्रैक्टिस सेट भी चलाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।